जांबाज मुजाहिद, इससे पहले आप इस वल्वलांगेज़ दास्तान की 9 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े से सलाह मशवरे के बाद दोनों ने उसी वक्त जयपुर रवानगी का फ़ैसला किया। रात 11 बजे उनकी कार जमुना का पुल क्रॉस करने के बाद मथुरा की जानब बढ़ रही थी। सिकंदर को ये भी परवाह नहीं रही थी कि पूरी रात की गैर हाजिरी से राह के हुक्काम क्या नतीजा निकालेंगे और उसे कौन सा उज़र तलाश करना पड़ेगा। मथुरा में रोककर उन्होंने एक होटल से चाय पी। चाय के दौरान महल सिंह बोला, पहले कभी मथुरा आए हो? सिकंदर ने नफ़ी में सर हिलाया तो सरदार जी बोले, मथुरा कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। वो सामने जिस मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है उसे ईदगाह मस्जिद कहते हैं, मगर हिंदू पंडितों का दावा है कि ऐन उसी जगह कृष्ण भगवान पैदा हुए। इसलिए इस मस्जिद की जगह कृष्ण भूमि मंदिर बनाने का तनाज़ा चल रहा है, जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का झगड़ा है। वो मथुरा में तकरीबन 1 घंटा रुके। वहाँ से रवाना हुए तो रात भीग चुकी थी। वो जानबूझकर निस्बतन आहिस्ता रवि से जा रहे थे ताकि दिन चढ़े जयपुर पहुँचे, क्योंकि किसी अजनबी से मुलाकात के लिए बहुत सुबह जाना भी मुनासिब बात नहीं होती। इस हवाले से वो महज वक्त गुजारी के लिए भरतपुर में भी रुके। इसके बावजूद वो 6:30 बजे सुबह जयपुर के मुज़ाफ़ात में पहुँच चुके थे। सिकंदर जयपुर में कतीनो वारद था, मगर महल सिंह दर्जनों बार पहले भी वहां आ चुका था, इसलिए जयपुर के बारे में खासी मालूमात रखता था। वो गाड़ी को सीधा MI रोड पर ले गया, जहां एक दरमियाने दर्जे के होटल मनोरंजन में वो ठहर गए। नहा धोकर नाश्ते वगैरह से फरागत के बाद महल सिंह बोला, हाँ तो अशोक मियाँ, अब क्या करना चाहिए? सिकंदर ने उसके अंदाज़े तखातुब पर कुछ चौंक कर कहा, सरदार जी आज कुछ ज़्यादा ही मूड में लग रहे हैं। ये मेरे नाम के साथ मियाँ का लाहिका लगाने की क्या सूझी? आपको इल्म होना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। होटल रजिस्टर में मेरा नाम अशोक है, ज़रा ध्यान रखें। महल सिंह बोला, चिंता मत करो, जिनसे ख़तरा है यानी राह वगैरह तो वो पहले ही तुम्हारी असलियत से वाक़फ़ हैं। बहरहाल इस मौजू को छोड़ो। उस्ताद हामिद अली मुंशी खां का एड्रेस तो दे दिया, मगर राब्ते के लिए फ़ोन नंबर न तुमने मांगा न उन्होंने दिया। सिकंदर को भी महसूस हो रहा था कि टेलीफोन नंबर होता तो राब्ते में आसानी रहती। चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, मुंशी खां के बारे में जो कुछ सुना है इस हवाले से तो वो काफ़ी मशहूर आदमी लगता है। अभी डायरेक्टरी में उसका नंबर देख लेते हैं। उसने कॉल बेल बजाकर रूम बॉय को बुलाया और उसे टेलीफोन डायरेक्टरी लाने का कहा। डायरेक्टरी पूरी तरह छानने के बाद भी मुंशी खां का नंबर ना मिला। सरदार महल सिंह ने भी नंबर ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। इसी दौरान रूम बॉय बर्तन उठाने के लिए अंदर आ गया। सिकंदर नरमी से उसे मुखातब करते हुए बोला, क्या नाम है तुम्हारा? वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, सरकार बद्रीनाथ नाम है मेरा। महल सिंह बोला, यार हमें एक आदमी का फ़ोन नंबर चाहिए था, सुना था काफ़ी मशहूर आदमी है, मगर नंबर नहीं मिल रहा। बद्रीनाथ पूरी तरह उसकी जानिब तवज्जो होते हुए बोला, हुजूर मुझे बताएं वो कौन महाशय हैं? अपना तो सारा जीवन जयपुर में आप जैसे भले मानस पुरुषों की सेवा में गुजरा है, इसके अलावा भी कोई सेवा हो तो बताएं। उसने लफ्ज़ सेवा पर ख़ास जोर दिया था। सिकंदर उसका मतलब समझते हुए अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, फ़िलहाल हमें किसी सेवा की ज़रूरत नहीं। तुम अगर मुंशी खान नामी आदमी के बारे में कुछ बता सको तो बताओ। बद्रीनाथ के चेहरे का रंग एकदम तब्दील हो गया था। खौफज़दा लहजे में बोला, महाराज आप उस मुंशी खान की बात तो नहीं कर रहे जो जयपुर का सबसे बड़ा दादा है?
महल सिंह इस बात में सर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, हम उसी के बारे में पूछ रहे हैं। बद्रीनाथ के चेहरे से खौफ और नफरत पूरी तरह आया थी। सरदार जी, आप उससे ना ही मिलें तो अच्छा है। किसी शरीफ आदमी, खुसूसन हिंदू का उससे मिलना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। सिकंदर उसे डांटते हुए बोला, हमने तुमसे मशवरा तलब नहीं किया। अगर कुछ बता सको तो ठीक है, वरना जाओ। कहते हुए उसने जेब से 10 रुपये का नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। बद्रीनाथ ने झिझकते हुए पैसे पकड़ दिए। महाराज, उसका फ़ोन नंबर तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता उसका पता समझा सकता हूँ। वो अजमेर रोड पर वाक़ एक कलानुमा इमारत में रहता है। बाकी रहा उसका किरदार, तो वो जयपुर के वासियों में शरीफ शैतान के नाम से मशहूर है, जिसका निशाना ज़्यादातर अमीर हिंदू ही बनते हैं। चंद साल पहले उसने बजरंग दल की मुकामी क़यादत का इज्तिमाई कत्लेआम किया था, जिसके बाद उसे हिंदुओं के दुश्मन के तौर पर ही जाना पहचाना जाता है। बद्रीनाथ अभी भाषण देने के मूड में था, मगर महल सिंह ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। चलो अशोक, हमें खुद ही उसे ढूंढना पड़ेगा। दोनों बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे और अजमेर रोड की जानब रवाना हो गए। जयपुर का मुज़ाफ़ाती इलाका शुरू हो गया। काफ़ी फासले पर बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। एक जगह रुककर उन्होंने एक कोठी के बाहर मौजूद गार्ड से मुंशी खां की बाबत पूछा। वो मशकूक निगाहों से उनकी जानब देखते हुए बोला, यहाँ से 2 फरलांग आगे बाएं हाथ पर सफ़ेद रंग की कलानुमा इमारत उसी की है। ये कहकर वो जल्दी से गेट के अंदर दाखिल हो गया। महल सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, मुंशी खां की तलाश का सफ़र भी शैतान की आंत की तरह लंबा ही होता जा रहा है। सिकंदर ने कोई जवाब न दिया। इतनी देर में गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने रुक चुकी थी, जिसकी बुलंद 4 दीवारी पर किसी सेंटर जेल होने का गुमान गुजरता था। दीवारों के ऊपर बिजली के नए तार नस्ब थे। दाखिले का एक ही दरवाज़ा था। हार्न बजाने पर गेट पर मौजूद कैबिन से एक लंबा तिरंगा पहरेदार बरामद हुआ। आपको किससे मिलना है? सिकंदर बोला, हमें मुंशी खां से मिलना है। वो पहरेदार बोला, क्या खां से पहले वक्त तयशुदा है कि तुम उससे मुलाकात कर सको? नहीं, मगर हमें एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे फौरी तौर पर मिलना है। वो कोई जवाब दिए बगैर वापस केबिन की तरफ बढ़ गया, जहाँ से उसने फ़ोन पर गालिबन इमारत के अंदर किसी से बात की थी। अंदर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दरवाज़ा खोल दिया गया और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। महल सिंह बोला, ये तो किसी राजे महाराजे की रिहाइश गाह मालूम होती है। उनकी गाड़ी को एक जगह खड़ा करने का इशारा किया गया। गाड़ी से बाहर निकलने पर 2 अफराद ने उनकी अच्छी तरह तलाशी ली और गाड़ी को भी चेक किया। इसके बाद उन्हें एक छोटे से कमरे में दाखिले का हुक्म मिला, जिसका दूसरा दरवाज़ा इमारत की अंदरूनी जानब खुलता था। इस छोटे कमरे की दीवारें, छत, फर्श सभी फौलादी चादरों का बना हुआ था। वहाँ से गुजरने के बाद उन्हें एक हाल नुमा कमरे में बिठा दिया गया। वहाँ बैठने के बाद सरदार महल सिंह सरगोशी के अंदाज में बोला, यार अशोक, इन फौलादी चादरों वाले कमरे से गुजरने का मतलब समझ में नहीं आ रहा। सच पूछो तो इस गोरख धंधे को देखकर मुझे कुछ खौफ सा महसूस होने लगा है। सिकंदर कुछ मुतमईन अंदाज में बोला, इस कमरे में गालिबन मेटल डिटेक्टर नस्ब था, जिससे ये मालूम हो जाता है कि गुजरने वाले शख्स के पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी साखत में लोहा इस्तेमाल हुआ हो। मकसद ये है कि कोई आदमी किसी किस्म का हथियार, हत्या कि चाकू भी अंदर ले जाने में कामयाब ना हो सके। वो दोनों खासे मरऊब नज़र आ रहे थे। अभी वो इसी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे कि एक सेक्रेटरी नमा शख्स अंदर दाखिल हुआ। चलें, आपको खान ने याद किया है। कई राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक दरमियानी साइज के कमरे में दाखिल हुए। कमरे में मामूली सा कालीन बिछा हुआ था, बाकी फर्नीचर भी कीमती न था। सामने बड़ी सी मेज़ के यकम में रिवॉल्विंग चेयर पर एक 30-35 साल शख्स बैठा था। दरमियाने कद का ये गोरा चिट्टा नौजवान उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और उन्हें अपने सामने बैठने का इशारा किया। इसके बाद खुद भी बैठते हुए वो शख्स बावकार लहजे में बोला, आप लोग मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? वो दोनों काफ़ी देर तक अपनी हैरानी पर काबू नहीं पा सके थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये आम सा नौजवान ही मुंशी खां होगा, जिसके बारे में वो अब तक कई अल्फ लैलवी दास्तानें सुन चुके थे।
बज़ाहिर उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसे आम लोगों से मुमताज़ करती। सिकंदर ने अपनी जेब से उस्ताद हामिद का ख़त निकाला और मुंशी खां के सामने रख दिया। इस दौरान मुंशी खां ने इंटरकॉम पर किसी को चाय वगैरह का कह दिया था। ख़त पढ़ने के बाद मुंशी खां कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद करके कुछ सोचता रहा। सिकंदर को अपने यूं नज़रअंदाज किए जाने पर खिफ़त सी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात नुमाया हो गए थे। चंद लम्हों बाद मुंशी खां ने आंखें खोली और मेज़ पर कोहनी जमा कर उन दोनों के चेहरों का बगौर जायज़ा लेने लगा। ये कैफियत काफ़ी देर तक बरकरार रही। फिर नहायत मध्यम आवाज़ में बोला, मिस्टर अशोक, मैंने ख़त पढ़ लिया। उसकी रोशनी में चंद बातें पूछना चाहूँगा, मगर आपको सरदार जी के सामने बात करते हुए कोई हिचकिचाहट तो नहीं? सिकंदर जल्दी बोला, नहीं मिस्टर खान, महल सिंह भी इंतहाई भरोसे के आदमी हैं, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। मुंशी खां अल्फाज चबाते हुए बोला, मिस्टर अशोक, सबसे पहले आप अपने बारे में बताना पसंद फरमाएंगे कि इस सारे मामले में आपकी दिलचस्पी का मुहर्रिक क्या है और आपका अपना पसे मंज़र क्या है? सिकंदर कुछ गड़बड़ा सा गया था। मुंशी खान गालबन ये एक गैर मुतल्लक सवाल है, क्या मेरा ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत कर रहा हूँ? मुंशी खां के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। मानी खैस लहजे में बोला, नहीं श्रीमान जी, आप जिस बात को गैर मुतल्लका करार दे रहे हैं, मेरे नज़दीक वही बात तो सबसे अहम है। इसकी वजाहत किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो ठीक है। वैसे भी मैं एक आम सा बदमाश हूँ, भला इस मामले में आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? सिकंदर को महसूस हुआ कि मामला इतने सादा भी नहीं कि जितने वो समझ रहा था। उसे लगा कि मुंशी खां की उकाबी नज़रें उसकी असलियत से आगाह हो चुकी हैं। चंद सानिया गौर करने के बाद वो कतई फैसले पर पहुंचते हुए बोला, मिस्टर खान, असल बात यह है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ये कहते हुए उसने अपनी सारी हकीकत उगल दी। मुंशी खां के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट फैल गई। सिकंदर की गुफ्तगू के दौरान वो ज़्यादातर खामोश रहा था, अलबत्ता चंद जगहों पर उसने टोक कर कई बातों की वजाहत चाहिए थी। सिकंदर अपनी बात ख़त्म करने के बाद सवालिया अंदाज में मुंशी खां की जानब देख रहा था। मुंशी खां ठहरे हुए लहजे में बोला, मिस्टर सिकंदर, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझ पर एतमाद करते हुए हकीकी सूरत हाल से आगाह कर दिया। जहाँ तक काला बच्चा वगैरह का ताल्लुक़ है तो मुझे इसकी क़ुव्वत का अंदाज़ा है, लिहाजा मैं किसी खुश फहमी में मुब्तला नहीं, मगर इसके बावजूद इस मामले में जो कुछ भी मुझसे हो सका इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। अलबत्ता ख़ुद आपका अपने बारे में आइंदा का क्या प्रोग्राम है? सिकंदर बोला, मैं फ़िलहाल तो राह के साथ ही चलूँगा, अलबत्ता जब महसूस हुआ कि मज़ीद ऐसा करना मुमकिन नहीं तो अलग हो जाऊँगा। मुंशी खां बोला, मुझे खदशा है राह वाले इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ये एक अलग बहस है। तुम्हारे ख्याल में जोधपुर की सूरत हाल में हमें पहला काम क्या करना चाहिए? सरदार महल सिंह ने अभी तक बातचीत में हिस्सा नहीं लिया था। कहने लगा, खान साहब, सबसे पहले तो उस लड़की जीनत को काला बच्चा के कब्ज़े से रिहाई दिलवाएं। ऐसा ना हो कि वो उसे कोई बड़ा नुकसान पहुँचा दे। सिकंदर ने भी उसकी तईद करते हुए कहा, यकीनन सबसे पहला यही काम होना चाहिए। मुंशी खां चाय उनकी तरफ सिरकाते हुए बोला, अब तुम लोग इस सिलसिले में ज़्यादा चिंता न करो, अब ये मेरा दर्द सर है। मैं आजकल ही वहाँ मौजूद अपने लोगों के ज़रिए सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ, इसके बाद मौका की मुनासिबत से कोई कदम उठाएंगे। मुलाकात ख़त्म करने से पहले मुंशी खां ने महल सिंह से रब्ते के लिए उसके दिल्ली और जोधपुर के एड्रेस ले लिए थे। वापसी के सफ़र में दोनों मुतमईन थे कि उनकी तगोदो ज़ाया नहीं हुई, बल्कि उम्मीद की हल्की सी किरण पैदा हो गई थी। वो शाम को दिल्ली पहुंचे थे। महल सिंह से अलग होकर सिकंदर अपने ठिकाने पर पहुंचा। उसे अच्छी तरह इल्म था कि उसके पूरी रात गायब होने को राह के हुकाम ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेंगे। हस्बे तवक्को रात 9 बजे राह के पाकिस्तानी डेस्क के डिप्टी इंचार्ज मुरली मनोहर ने उसे तलब कर लिया था। वो बहुत खफा नज़र आ रहा था। सिकंदर के सलाम का जवाब देने के बाद खासी देर उसे घूरता रहा और फिर बैठने का इशारा किया। सर्द लहजे में मुरली मनोहर ने पूछा, हाँ तो मिस्टर सिकंदर, कल शाम से तुम कहाँ गायब थे?
सिकंदर ने पहले से घड़ा घड़ाया बहाना सुना दिया। सर, मैं आगरा का ताजमहल देखने गया था। बचपन ही से उसकी बड़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए बड़ी आरज़ू थी। मैंने सोचा इतनी करीब रहकर उसे ना देखा तो सरासर बदकिस्मती की बात होगी। मिस्टर मुरली मनोहर बोला, तुम बिना किसी को इत्तला किए क्यों गायब हुए? सिकंदर तेवरियाँ चढ़ाते हुए मजबूत लहजे में बोला, सर एक बात की आज वजाहत हो जाए तो अच्छा है। मैं यहाँ आप लोगों के कैदी की हैसियत से रह रहा हूँ या मेरी अपनी भी कोई मर्जी है? मुरली मनोहर कदरे जहरीले लहजे में बोला, राह को इतना कमज़ोर न समझो, हमें तुम्हारी सारी सरगर्मियों का इल्म है। तुम पिछले कुछ अरसे से अपना एतबार खोते जा रहे हो, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इतने बेबस हैं कि हर मामले में तुम्हारी मर्ज़ी के आगे हथियार डालते जाएं। याद रखो, तुम हमारे लिए इतने नागुज़ीर भी नहीं। फ़िलहाल तुम्हें वार्निंग दे के छोड़ा जा रहा है, वरना तो हमने तुम्हारी जगह मुमकिन सरकशी का मुतबादिल हल भी ढूंढ रखा है। सिकंदर कुछ तशवीश ज़दा सा होकर उसकी जानब देख रहा था। मिस्टर मनोहर, क्या आप अपने मुतबादिल हल की वजाहत करेंगे? वो सिकंदर की बात नज़रअंदाज करते हुए बोला, फ़िलहाल इतना इशारा ही काफ़ी है। वो केदारनाथ के साथ वापस अपनी रिहाइशगाह पर आते हुए मुख्तलिफ वसवसों का शिकार होकर रह गया था। उधर जीनत हालात से किस कदर समझौता कर चुकी थी। 1 हफ्ते से ज़ायद मुद्दत से वो यहाँ बंद थी। उसे जिस कमरे में रखा गया था वहाँ तकरीबन सारी सहूलतें मौजूद थी माँ सिवाय आज़ादी के। खाने के औकात में बाहर से ताला खोलकर एक पंडित नुमा खांसामा आता जो उसे खाना दे जाता। उसके साथ एक मुसल्ला हाफिज भी होता कि जीनत किसी किस्म की गड़बड़ ना करे, मगर उसने जैसे सब्र कर लिया था। एक बार सहन में थोड़ी देर घूमने की ख्वाहिश ज़रूर की, जिसे बुरी तरह रद्द कर दिया गया। उस रोज़ भी शाम का खाना खाने के बाद वो इशा की नमाज में मसरूफ़ थी। तभी बाहर से ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलने पर काला बच्चा और फर्दा अंदाम घरदारी लाल अंदर दाखिल हुए और कोने में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। वो जीनत को नमाज पढ़ते हुए दिलचस्प निगाहों से देखते रहे। नमाज से फारग होकर वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसे महसूस हो रहा था कि ज़रूर किसी ख़ास मकसद के तहत ये लोग उससे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि उसे यहाँ बंद करने के बाद काला बच्चा आज पहली बार उसे मिलने आया था। काला बच्चा अपनी चुटिया को सहलाते हुए नरम आवाज़ में बोला, लड़की, तुम्हें यहाँ किसी किस्म का कष्ट तो नहीं हुआ? कोई मसला हो तो बताओ। किसी ने तुम्हारी तरफ मैली आँख से तो नहीं देखा? जीनत ने जवाब में नफ़ी में सर हिला दिया। घबराओ नहीं, हम तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रखेंगे। परसों राजकुमार की पेशी है। उसके वकील ने ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी है। हमारी कोशिश है कि उसी रोज़ अदालत में तुम्हारी गवाही रिकॉर्ड हो जाए, और अगर तुमने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक बयान दिया तो तुम्हें यहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से रिहा कर दिया जाएगा, वरना। उसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया था। उसके सर्द लहजे से जीनत बुरी तरह दहशत ज़दा हो गई थी। गर्दारी लाल, इस लड़की को तफसील से समझाओ कि इसने अदालत में क्या बयान देना है। गर्दारी लाल नरमी से उसे समझाने लगा कि उसे अदालत को यही बताना है कि राजकुमार काफ़ी अरसा से उस पर बुरी निगाह रखता था। वो कुआ के रोज़ उसकी तन्हाई से फ़ायदा उठाकर वो उसे बेआबरू करना चाहता था, जिस पर उसने शोर मचा दिया। शोर की आवाज़ सुनकर तलीब सिंह उसकी मदद को आया। उसने राजकुमार को बुरा भला कहा। इसी दौरान और भी लोग वहाँ जमा हो चुके थे। सबके सामने अपनी रसवाई से मुश्ताइल होकर राजकुमार ने खंजर के वार करके दलीप सिंह को दोनों बाजुओं से महरूम कर दिया था। बस इतना बयान है, इसके बाद न सिर्फ तुम्हें छोड़ दिया जाएगा बल्कि तुम्हारा मकान भी तुम्हें वापस कर दिया जाएगा, जिसे तुम चाहो तो फ़रोख्त करो या उसमें खुद रह सकती हो।